नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जानते हैं सबसे पहले कि इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री अमृतकाल विजन 2047 का भी करेंगे अनावरण। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 11 मई को फैसला रखा था सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश के लिए चुनावी घोषणा पत्र करेगा जारी। वहीं भाजपा भी उम्मीदवारों की 5वीं सूची कर सकती है जारी। अमेरिका और इजरायल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बनी सहमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच हुई मैराथन बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल करेंगे इस्रायल का दौरा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम होंगी आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर खोला जीत का खाता। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सम्मेलन आज से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। ये खाका बंदरगाह सुविधाओं में वृद्धि, सतत प्रणालियों का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं द्वारा बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। यह टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भाग लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक CEO, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण, वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी,
समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यह सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था एवं दूसरा सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में आयोजित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसी दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने आज देश को मजबूत बनाने में जो शक्ति दी है, साहस दी है, जो दिशा निर्देश दी है, इसकी वजह से आज भारत जाग उठा है और भारत परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही दुनिया की अगली कम समय के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसी दिशा को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज से हमारे मुंबई में 3 दिन का कार्यक्रम ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 शुरू हो रहा है और कुछ देर का बाद हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। आज फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 69वां संस्करण है। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और इस बार 31 फीचर, 24 नॉन फीचर फिल्मों की श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। यहां 28 भाषाओं की 280 फिल्में इस मुकाबले में शामिल हुई थीं। समारोह में मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। पुष्पा के लिए देवी श्री प्रसाद ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और फिल्म मिमी के लिए कृति सनन को। मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता चुना गया है। रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट्स को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है और इसके लिए बतौर डायरेक्टर आर माधवन को भी पहली बार इस सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार हासिल किया द कश्मीर फाइल्स ने। इसी फिल्म के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गोदावरी द होली वाटर के लिए निखिल महाजन को दिया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में RRR ने भी कई पुरस्कार जीते। RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार हासिल किया है भाविन रबारी ने फिल्म छेलो शो के लिए। छेलो शो को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार भी हासिल हुआ है। 2021 was a year which was affected by COVID in a way, but we got a tremendous response from the film industry. We got about 280 feature films in 20 languages and several non-feature films also. So the competition was pretty stiff, and the jury has done an excellent job in picking up the best of the lot. राजीव विजयकर द्वारा लिखी किताब म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने फिर ये साबित किया कि बात विषय की हो या तकनीक की, प्रसिद्धि की या दक्षता की, भारतीय फिल्में साल दर साल नए आयामों को छू रही हैं। साइमा खान के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली।
सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई के एक गाने से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदा दिली से अपने प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। देखिए ये खास बातचीत। हमारे साथ हैं वाहिदा रहमान जी, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वाहिदा जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है, दुरुस्त है, किस तरह का पहले तो मैं स्टन हो गई कि अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं, कोई काम में बिजी थी तो दिल्ली से फ़ोन आया और ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, तो पहले तो मैं चुप हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। खैर नहीं, उसके बाद बेहद खुशी हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू एवरीबॉडी। इतना लंबे दौर में आप यहाँ पे काम करी, इस वक्त भी आज एक बार फिर जीने की तमन्ना है, उतनी ही सक्रियता के साथ आज भी आप जुड़ी नजर आती हैं अपने फैंस के साथ। उसका क्या सीक्रेट है और क्या कुछ आप करने की है, क्योंकि और ज़्यादा अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सकें? OTT का ज़माना है, सब आपकी आजकल नज़र आ रहे हैं अलग अलग रूप में। आपका भी कुछ ऐसी तैयारी? ये जो लिरिक्स हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज पर मरने का इरादा है, मेरे ख्याल से हर एक के दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए। सबको जीने की तमन्ना होना चाहिए। मरने का मतलब ये नहीं कि सचमुच मर जाए, मतलब जो करना चाहते हैं उसके लिए मर मिट के जो भी कामयाबी हासिल करनी है करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब नया क्या, आजकल सब हम देख रहे हैं कि आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे आशा पारेख, आपकी जो गर्ल गैंग है आपका, वो आज नज़र आ रहे हैं अलग अलग अवतार में, आज की जेन नेक्स्ट को कंपटीशन दे रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी इन कंटेंट व्हिच आई एम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और फिलहाल वक्त थोड़े से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच समलैंगिक शादी मामले में आज फैसला सुनाने वाली है। इस मामले में 10 दिन तक लगातार सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिका दायर करने वालों की मांग है कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी जाए। याचिकाओं में कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के प्रावधान लिंग भेद के आधार पर भेदभाव करते हैं और इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, यानी इनकी व्याख्या फिर से की जाए। उनकी दलील है कि ये समलैंगिक शादी को मान्यता ना देना समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। माना जा रहा है कि इस वचन पत्र में विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नजरें इस बात पर होंगी कि क्या मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों में जो वायदे किए हैं उनका जिक्र इस वचन पत्र में होगा या नहीं। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। कहा जा रहा है कि आज बीजेपी भी शाम तक उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर सकती है। अब तक बीजेपी ने 136 प्रत्याशियों और कांग्रेस ने 144 नाम घोषित कर दिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 230 सीट हैं, जिन पर 17 नवंबर को मतदान होंगे। राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। पहले ये तारीख चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को तय की थी, लेकिन इस दिन देव उठानी एकादशी की वजह से राजस्थान में 50,000 से ज्यादा शादियां हैं। इसी कारण अब तारीख को 25 नवंबर तक कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट 3 से 4 चरण में निकाली जा सकती है। बीजेपी इससे पहले राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट पहले ही निकाल चुकी है। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपने बचे हुए एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने लुंगलेई साउथ सीट से मैरियम एल हांगचल को अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले कांग्रेस ने कल ही 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन कर रहा था। संगोष्ठी में देश भर से आए 60,000 प्रतियोगी बच्चों में से 36 चयनित बच्चों ने भाग लिया और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में अपनी राय को रखा। देखिए ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विविधताओं से युक्त भारत के हर राज्य में अलग अलग श्री अन्न उगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर देश के कोने में मिलेट्स का अलग प्रकार है ना। वो कैसे खाद्यान्न में इस्तेमाल होता है, लोग खा रहे हैं या वो भी डाइंग फूड हो गया है ना, तो इन सब पे एक फोकस आएगा। संगोष्ठी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक एन रामदास अय्यर ने कहा कि संगोष्ठी में देश भर के 60,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चुनिंदा 36 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। चयनित बच्चों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के बारे में अपने अपने विचार रखे। अलग अलग टॉपिक्स लेके पिछले 42 साल से हम ये करते आ रहे हैं। तो इस साल का टॉपिक है मिलेट्स, सुपर फूड्स है या एक डाइट फैड है। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने मिलेट्स की महत्ता को रेखांकित किया। मेधावी बच्चों ने मिलेट्स जागरूकता के लिहाज से इस संगोष्ठी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मैं गोवा से हूँ और मिलेट्स एक फूड आइटम है जो हमें अभी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। संगोष्ठी में आए अन्य बच्चों ने भी पोषक गुणवत्ता के लिहाज से श्री अन्न को बेहतरीन खाद्यान्न कहा। अब जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करके इतने सारे बेनिफिट्स जाने हैं मिलेट्स के बारे में कि अब जब भी मैं मेरी दादी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर उनसे खुद ही बोलूँगी कि मेरे को बना के दें। बदलती जीवन शैली के बीच सेहत के लिए प्रतिभागी बच्चों ने पोषक अनाजों को बेहतर विकल्प बताया। ये संगोष्ठी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि बच्चों से ही ये जो मिलेट का आइडिया है ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा। जब बच्चे ही इसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे
तो एक जागरूकता आएगी और एक रिवोल्यूशन आएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM हर साल वार्षिक छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा छात्रों के मन में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की भावना पैदा करना है। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार, इसी थीम को लेकर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने न केवल श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि पोषकता के आधार पर स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए इसको अपनी भोजन की थाली में शामिल करने का प्रण भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर यहाँ पूजा की गई और अब शारदीय नवरात्र के अवसर पर भी मंदिर में पूजा के मंत्र गूंज रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पुनरुद्धार के बाद 23 मार्च 2023 को इस मंदिर को दोबारा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये न केवल घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में हमारे देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित छन्नेवाला मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और नवरात्र के दौरान दिल्ली के लाल किले पर जो लवकुश रामलीला कमेटी है, वहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और कल जब मंचन हुआ तो वहां ताड़का वध दिखाया गया। और गुजरात में नवरात्र उत्सव के अवसर पर सूरत में महिलाओं ने सर पर मटका रखकर पारंपरिक गरबा किया। और काशी के मां चंद्रघंटा के मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ये देखते हैं। और नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर मां का दर्शन पूजन करते हैं। मां को नारियल, प्रसादी, चुंदरी इत्यादि अर्पण करते हैं। उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और काशी के लोगों की काशी वासियों की विशेष मान्यता यह है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी 9 दिन पूरा 9 माता की विराजमान है। माता रानी सब भक्तों की जैसे पूरा करती है मनोकामना, वैसे मेरा भी करें। और यहाँ पे 9 देवी विराजमान हैं और 9 दिन यहाँ बहुत भीड़ और बहुत अच्छे से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इजराइल हमास युद्ध के 11वें दिन भी हवाई हमले के कारण सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। राजधानी तेल अवीव में हवाई हमले के कारण सायरन बजने की वजह से लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं।
हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को इजरायल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। इन्हीं धमाकों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। अमेरिका और इजरायल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमति बनी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे तक चली बैठक के बाद यह फैसला हुआ। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजरायल के बीच गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचना जरूरी है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आशंका जताई कि हमास इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। The United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza or otherwise preventing it from reaching the people who need it. If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians, including by seizing the aid itself, we'll be the first to condemn it, and we will work to prevent it from happening again. We welcome the government of Israel's commitment to work on this plan. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कल इजरायल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से लंबी चली बातचीत के बाद बाइडेन के इजरायल दौरे की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा कि दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन गजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी के दौरान इजरायल के साथ एकजुटता की बात को दोहराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से मिलकर ये साफ करेंगे कि इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हेगरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजरायल यात्रा को रणनीतिक महत्व का बताया। सेना के प्रवक्ता ने बाइडेन की यात्रा को पश्चिम एशिया के लिए रणनीतिक महत्व का बताते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आने का अपना एक अलग प्रभाव होगा। इस दौरान युद्ध की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और पश्चिम एशिया में उभरती हुई अलग अलग परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में इस्राएल हमास युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में उभरते संकट पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ बैठक में इस्राएल पर हमास के हमले और गजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट पर चर्चा की। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। ये खाका बंदरगाह सुविधाओं में वृद्धि, सतत प्रणालियों का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, जब हम मैरीटाइम की बात करते हैं तो ब्लू इकोनॉमी का नाम आना लाजमी है। किस तरह से मैरीटाइम शिखर सम्मेलन ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगा? देखिए आंचल, जानकारों का मानना है कि अगर भारत के कुल व्यापार की बात की जाए तो 85% से ज्यादा जो पूरा हिस्सा है समुद्री मार्ग से ही होता है।
तो ऐसे में जो ब्लू इकोनॉमी है न केवल भारत के लिए सामरिक बल्कि आर्थिक लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। इस ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डायनामिक बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है। ब्लू ग्रोथ के जरिए संसाधनों की जो कमी है या कचरे के निपटारण जैसी समस्या उसका ध्यान रखा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है एक तरह से समुद्र को साफ सुथरा रखने की बात हो या समुद्री उत्पादों की खोज हो, हम डीप सी इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। तो एक पूरा जो ब्लू इकोनॉमी के तहत एक पूरा ढांचा जिसमें पर्यावरण भी है, आर्थिक गतिविधियां भी शामिल हैं, जो एक तरह से खोज है, जो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित बनाने की पहल है, वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। और जाहिर तौर पर ये जो सम्मेलन हो रहा है, हम जानते हैं कि इसमें दुनिया भर के देशों के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, वैश्विक नेता है, जो इन्वेस्टर्स हैं। भारत में आज जो पूरी स्थिति दिख रही है, ये आज भारत सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ही नहीं है, लेकिन आप जो समुद्री मार्ग की बात करें, एशिया से अफ्रीका के व्यापार की बात करें, एशिया से यूरोप के व्यापार की बात करें, तो उसमें एक भारत एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे है। और हम जानते हैं सम्मेलन में भी यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया जिसमें मिडिल ईस्ट हो, मध्य एशिया हो, बिम्स्टेक क्षेत्र जो साउथ ईस्ट एशिया है, उनके भी प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। तो चाहे इसमें जो फ्यूचर में जो पोर्ट्स, नए पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं या कार्बन उत्सर्जन का मुद्दा है, जो कोस्टल शिपिंग की बात है, हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन जो एक तरह से जहाजों के निर्माण की बात हो, उनके मरम्मत की बात हो, उनके पुनर्चक्रण की बात हो, उसमें एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैरीटाइम बिजनेस के, इंश्योरेंस से रिलेटेड मसले हैं, जो मध्यस्थता से रिलेटेड मसले हैं, तो ये तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाने वाली है। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आप देखिए, बताया ये जा रहा है कि इसमें 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के जो 300 से भी ज्यादा MOU होने वाले हैं। तो कितने बड़े एक तरह से मैरीटाइम क्षेत्र में भारत को किस तरह से पूरी दुनिया भर में आंका जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर भारत विकसित हो रहा है। तो उसमें पीएम मोदी जो आज विजन अमृतकाल का जो विजन देने वाले हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाँ बिल्कुल। और जब हम आमतौर पर GDP का जिक्र करते हैं तो बंदरगाहों का अहम रोल है, और जो नीली क्रांति है जिसे हम ब्लू इकोनॉमी का नाम दे रहे हैं सुधाकर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पोर्ट्स को सुदृढ़ करना आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे अहम कदम। बिल्कुल। देखिए, और हम जानते हैं कि समुद्र के जरिए व्यापार विनिमय आज भी जो बाकी जो उपलब्ध तरीके हैं उनसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। और निश्चित तौर पर भारत का की जो आप सीमा देखिए, एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, चाहे उसको साउथ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक पहुंचने की बात हो, या फिर आप वेस्टर्न जो सीमा है उसके जरिए यूरोप तक। हम जानते हैं हाल ही में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया होगा आपको है G20 के दौरान। और मकसद सीधे यही है कि जो तमाम जो तरीके हैं, चाहे समुद्री रास्तों का इंटीग्रेशन हो, पोर्ट्स के जरिए, सड़कों के जरिए, एयर के जरिए, और सबसे किफायती दर से ये बिजनेस किया जा सके। अगर यूरोप से भारत सामान पहुंचना है या भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाना है मिडिल ईस्ट होते हुए, तो वो किफायती तरीके से कैसे हो सकता है। और इसमें ब्लू इकोनॉमी की, पोर्ट्स की, उन्नत पोर्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका। और अब देखिए, बीते 9 वर्षों में किस तरह से एक तरह से पोर्ट लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया है। भारतमाला जैसे परियोजनाएं किस तरह से हमारे पोर्ट्स को, जो ब्लू इकोनॉमी को सशक्त कर रहे हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी जो पोर्ट्स एरिया में बढ़ाई गई है। पोर्ट्स के करीब जो विशेष इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो या फिर इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात हो, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक विजन के साथ इस क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि भारत
आज जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात कर रहा है, भारत जब आज अपनी जो ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाई करते हुए और एक तरह से हम जानते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, तो इन तमाम विषयों में पोर्ट्स की ब्लू इकोनॉमी की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही शिप प्रोडक्शन की बात हो या फिर उनके पुनर्चक्रण की बात हो, उनके मरम्मत की बात हो, इसमें भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में काम करती है और भारत आज इसमें एक विशेषज्ञ राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है। हाँ चल। और साथ ही साथ सुधाकर, हमने ये भी देखा कि जिस तरह से जब उद्घाटन सत्र भी हुआ है और इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में जिस तरह से जब हम पोर्ट्स को सतत विकास के साथ जोड़ने की बात करते हैं, उस लिहाज से मैरीटाइम ग्लोबल समिट एक बहुत बेहतरीन मंच है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा ये विजन है मैरीटाइम लेड डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी लेड डेवलपमेंट, और इसकी वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। ये सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि खासतौर से देखिए कोस्ट लाइन एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कितने बड़े ये रोजगार का ये माध्यम बनने वाला। आज ही देखिए, आज पीएम मोदी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजना है उनका या तो उद्घाटन करेंगे राष्ट्र और ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।